गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून। बैठ बेटा। हाँ जी। कहाँ तक पढ़ा दिया था? ऑर्बिटल हो गया था ना अपना। ऑर्बिटल ग्राफ कराया था। वो बाउंडेड अनबाउंड बता दिए थे आपको। मैकेनिज्म नेगेटिव होनी चाहिए। चाहिए। एक बार क्या काम करते हैं, सैटेलाइट को पूरा बोल देते हैं, है ना, ताकि अपने को याद आ जाएगा तो क्या फ्लो में आ जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इसके, है ना। आदि सबसे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी से आते हैं हम, है ना? ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं, ये दिमाग पे यही रख के पढ़ते हैं कि ये कौन सा सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए पढ़ा जाता है, ठीक है। हाँ, अभी ये सोचते हुए इसके आंसर देना सारे। स्टार्टिंग के वाले पॉइंट में छोड़ रहा हूँ, कंडीशन फॉर सैटेलाइट। वो हमें मालूम है, दो ही कंडीशन है, सेंटर एक होना चाहिए और प्लेन, इक्वेटर प्लेन। किसके बारे में है ये? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में ही है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे निकालते थे, कंसेप्ट बताओ। सेंटीमीटर फोर्स जो मिलेगा, सेंट्रल फोर्स होगा, उसको आप mv²/r के बराबर रख देंगे, वी नॉट मिल जाएगा। पहला तरीका ये हो गया। अच्छा, वी का फॉर्मूला क्या होता है वी नॉट का? √gm/r। व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। नियर अर्थ सरफेस हुआ तो √gm/r ई हो जाएगा। ई वैल्यू कितनी होती है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। किसी भी सेटेलाइट की मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड का आर के साथ में, रेडियस के साथ में रिलेशन √r का इनवर्स। इलिप्टिकल ऑर्बिट में होता था आर का इनवर्स, लेकिन वो एक ही ऑर्बिट के लिए हुआ करता था, ठीक है। सर्कुलर मोशन जब भी होगा और आर के साथ में रिलेशन अगर आ रहा है, तो याद रखना वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट के लिए होगा, क्योंकि एक ही ऑर्बिट में आर की वैल्यू चेंज। चलो ठीक, उसके बाद हमने लिखा था एस्केप वेलोसिटी के बारे में, बताया था मैंने आपको कि अगर हमें कोई सैटेलाइट है, मोशन कर रहा है, उसको एस्केप करना है तो क्या करना पड़ेगा? √2 टाइम्स कर दो, या फिर उसकी वेलोसिटी कितने परसेंटेज, 41.4 काइनेटिक एनर्जी, उसमें चेंजेस। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हमने टाइम पीरियड निकालना सीखा था। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? 2 पाई बाई ओमेगा बोल दो, या 2 पाई r/v बोल दो, किसी भी तरीके से निकाल लो। तो टी स्क्वायर इस प्रोपोर्शनल टू क्या आता है? r³ टी स्क्वायर इस प्रोपोर्शनल टू क्या आता है? r³। और कांस्टेंट क्या आएगा? 4 पाई स्क्वायर अपॉन g, मास ऑफ सेंट्रल बॉडी। अब अर्थ है तो अर्थ आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, नियर अर्थ सरफेस अगर कोई सैटेलाइट है, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई √re/g, वैल्यू 84.6 मिनट। नियर अर्थ सरफेस सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड, टाइम पीरियड 84.6 मिनट। एनी डाउट? अच्छा, उसके बाद हमने एंगुलर मोमेंटम देखा था, है ना। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है क्योंकि टॉर्क नहीं लगता। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हमने निकाला था एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट आ रही थी, ठीक है। हटाओ उसको। नेक्स्ट, एनर्जी। तीन एनर्जी, सॉरी दो एनर्जी होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv², वी नॉट स्क्वायर। अच्छा, अगर इसको मुझे कैपिटल जी में चेंज करना हो तो कर सकता हूँ। कैसे? वी नॉट की वैल्यू पुट कर दूंगा। क्या बनता फॉर्मूला? G m/m/2r। इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम में चेंज कर सकता हूँ। वी की जगह क्या लिखना पड़ेगा? L/mr रखूंगा, चेंज करूंगा तो क्या आएगा? L²/2mr²। इसको रटने की जरूरत नहीं, इसको अपने हाथ से डिवाइड कर लेना एक बार। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की शुरुआत कहां से करते हैं हम? -G m1m2/r से। फिर इसको किस में चेंज करते हैं? वी नॉट वाले टर्म्स में। हाफ वाला टर्म हट जाएगा, -mv0² आ जाएगा, सॉरी, हाँ, -mv0² वाला टर्म आ जाएगा। और अगर एंगुलर मोमेंटम में बात करूं तो -L²/mr²। पोटेंशियल एनर्जी में नीचे कहीं भी 2 नहीं आएगा, काइनेटिक एनर्जी में नीचे 2 आएगा। क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी में सारी एनर्जी नेगेटिव आएगी, काइनेटिक एनर्जी में कोई भी एनर्जी नेगेटिव। ये मेनली डिफरेंस है। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी दोनों का सम? बताओ क्या आएगा? -G m1m2/2r। बाकी हम वी नॉट और एल के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या मिलेगी? हमें नेगेटिव मिलेगी, तो सिस्टम कैसा रहेगा? बाउंडेड। अच्छा बताओ, मैकेनिकल एनर्जी है ना, नेगेटिव होगी तभी तो सिस्टम क्या होगा? ये नेगेटिव सिस्टम क्या मिलेगा आपको? बाउंडेड। बाउंडेड सिस्टम। अभी बताओ, मैकेनिकल एनर्जी जो नेगेटिव आ रही है, वो एक्चुअल किसका सम है? काइनेटिक। और पोटेंशियल का सम क्या मिलना चाहिए? नेगेटिव। और ये हमेशा क्या होती है?
इसका मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए। और अगर इन दोनों के सम पॉजिटिव और नेगेटिव के सम नेगेटिव आ रहा है, कब आ सकता है? जब पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड किससे ज्यादा हो, काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा हो, तभी सिस्टम क्या मिलेगा, बाउंडेड। ये चेक करने का तरीका है, वो जो हमने ये और भी देखा था क्वेश्चन कि भाई मैग्नीट्यूड चेक करना चाहे, वैल्यू चेक करना चाहे। अच्छा, अगर ऐसा हो तो कि पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो, तो क्या होगा? सैटेलाइट कहाँ होगा, इनफाइनाइट पे बाउंडेड होगा कि नहीं होगा? बाउंडेड नहीं होगा। या फिर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो कि मैग्नीट्यूड वैल्यू वो नेगेटिव लेस देन हो काइनेटिक एनर्जी से, तब मैकेनिकल एनर्जी क्या मिलेगी? यहाँ मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी जीरो, और यहाँ मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी पॉजिटिव। इन दोनों केस में सिस्टम बाउंडेड, नॉट बाउंडेड। क्लियर? एनी डाउट? अब फिर बाइंडिंग एनर्जी बता दी आपको। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है कि उसको कहाँ लेके चला जाए, ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर, तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कितनी करनी पड़ेगी, जीरो। ये मिनिमम एनर्जी जो दे रहे हैं ना, उसी की बात कर रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी और एस्केप एनर्जी एक ही चीज है, बस फर्क क्या है, सैटेलाइट के लिए क्या नाम दिया जाता है, बाइंडिंग एनर्जी, और सिंपल वे में बात करें तो क्या नाम दिया जाएगा, एस्केप एनर्जी। एस्केप एनर्जी से बात करो, ध्यान से सुनना। ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक की अभी कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर मुझे इसको ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर लेके जाना है, तो उसको जो एनर्जी दूंगा, मिनिमम एनर्जी, उसका क्या नाम होगा, एस्केप एनर्जी। क्या नाम होगा? और अगर यही अर्थ के चारों तरफ घूम रहा होता, तो उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होती, काइनेटिक भी होती और पोटेंशियल भी होती, मतलब मैकेनिकल एनर्जी होती। और अगर मुझे इसको ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाना है, तो कितनी एनर्जी दूंगा, माइनस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जिसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। इतना सा फर्क है। क्लियर है? एनी डाउट? और ग्राफ हमने बनाना सीखा था, कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल हो, चाहे वो काइनेटिक हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, आर के साथ में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है? अब ये बताना, सरफेस से जब हम दूर जाते हैं, ऑर्बिटल, हायर ऑर्बिटल में जाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान से सुनो। अगर मैं लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाऊंगा, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है? किस ऑर्बिट में जाना है ये डिसाइड कौन करेगा, मैकेनिकल एनर्जी। किस ऑर्बिट में जाना ये कौन डिसाइड करेगा, मैकेनिकल एनर्जी। ये याद रख लेना। अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी को कम कर रहा हूं, तो कहां पे आएगा वो, लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा, पास में आ जाएगा। और मैकेनिकल एनर्जी को बढ़ा रहा हूं, तो अब किसी सैटेलाइट की मुझे एनर्जी बढ़ानी है, तो मैं अगर उसको एनर्जी बढ़ाऊंगा, मतलब उसको एनर्जी दूंगा, तो किस फॉर्म में दे सकता हूं, तो एट द इंस्टेंट उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इसको डायग्राम से समझना। जैसे मान लो ये लोअर ऑर्बिट है, ये अर्थ, ये इसकी रेडियस r1 लोअर ऑर्बिट, और ये रेडियस r2 ये हायर ऑर्बिट। क्लियर है? यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मान के चल रहा हूं मैं -20 जूल, कितनी, और काइनेटिक एनर्जी उसकी है 10 जूल। कितनी है, 10 जूल। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -10 जूल। क्लियर? अच्छा, ये ऑर्बिट जो होगा जिसकी रेडियस r2 है, उसकी टोटल एनर्जी -10 जूल से क्या होगी, ज्यादा ही होगी। ये मान के चलो -8 जूल है। कितनी है? मुझे R1 ऑर्बिट से R2 ऑर्बिट पे जाना है, तो इस टोटल इसको, इस सैटेलाइट को एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी? अब ये 2 जूल एनर्जी मैं कैसे दूंगा, तो मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दूंगा, +2 कर दूंगा। अब कितनी होगी, 12 होगी। तो ये मत सोचना कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो ये नीचे आ जाएगा। ये कहां जाएगा ये डिसाइड काइनेटिक एनर्जी नहीं करेगा, टोटल एनर्जी करता है, मैकेनिकल एनर्जी करता है। क्लियर है? जब मैंने इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के 2 जूल कर दी, बढ़ा दी इसकी, तो इसकी टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये कहां जाएगा, हायर ऑर्बिट में जाएगा। अब सुनना, जब ये हायर ऑर्बिट में जा रहा होगा, जब ये हायर ऑर्बिट में जा रहा होगा, तो इस पूरे प्रोसेस के बीच में क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी निकल के किसके पास जाएगी, क्योंकि हायर ऑर्बिट में जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो ये एनर्जी इसको देता रहेगा। और देते देते जब ये यहां पहुंच जाएगा, उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी <<10 जूल रहेगी, 10 जूल से भी कम हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं हायर ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी लोअर ऑर्बिट से, आई पास में, तो ये जो 10, पहले 10 थी, हमने 2 दी, 12 हो गई। 12 से वापस से क्या हुई, <<10, तो बाकी कहाँ गई, पोटेंशियल बढ़ा देगा। क्लियर है? एनी डाउट? आगे बढ़े? बस इतना ही पढ़ा था ना आपको।
वर्क डन शिफ्टिंग वाला था ना, बताया था अभी। बाउंड्री सिस्टम बता ही दिया। इसको चाहो तो भले लिख लेना, बाउंड्री सिस्टम है, ये चेक करने का तरीका है। हाँ जी, क्यों? अच्छा वैसे बोल रहे हो, हाँ मैंने लेस देन 10 लिखा ना। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, आगे बढ़े। एक और टॉपिक देख लो, मॉड्यूल ओपन कर लेना बेटा, आज थोड़ा मॉड्यूल से पढ़ाऊंगा। वर्क डन और रिक्वायर्ड एनर्जी टू शिफ्ट सैटेलाइट फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और है, इसको देख ले। अरे एक और बात, आज ये एक यहाँ रिलेशन लिखा था हमने, बहुत बड़ा सा रिलेशन है ना, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2। और साथ में बाइंडिंग एनर्जी अगर मिक्स कर दें तो माइनस बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। अच्छा ये कब यूज कर सकते हैं? जब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करे। कौन? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स किसको फॉलो करे? इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब ये हो गया सारे सेंट्रल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करे, जरूरी। ये हम पहले भी बोल चुके हैं। लेकिन सारे इनवर्स स्क्वायर लॉ को जो फोर्स फॉलो कर रहा है वो सारे कैसे होंगे? क्लियर है? चलो ठीक। अच्छा इसको समझना, ये क्या कह रहे हैं, वर्क डन और रिक्वायर्ड एनर्जी टू शिफ्ट सैटेलाइट फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। पहले बताओ, क्या वर्क डन की वास्तव में जरूरत पड़ेगी क्या? तो क्या हम ग्रेविटेशन के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं तो वर्क डन करना ही पड़ेगा, या फिर उसको एनर्जी देनी पड़ेगी क्या? क्यों एनर्जी देनी पड़ेगी? क्योंकि अगर हायर ऑर्बिट में ले जाओगे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो बढ़ेगी कहाँ से? वो हम देंगे तभी तो बढ़ेगी। तो यहाँ जो वर्क डन होगा या रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसको हम कैसे निकालेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हमेशा किस में जाता है? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। और यहाँ दोनों चीज चेंज होती है, काइनेटिक भी चेंज होता है और पोटेंशियल भी चेंज होता है। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा बताइए क्या आएगा फॉर्मूला मैकेनिकल एनर्जी का फाइनल? क्या आएगा? R1 से R2 जा रहा है, जैसे आपको मैंने बोल दिया, लोअर ऑर्बिट की रेडियस R1 है और हायर ऑर्बिट की रेडियस R2 है, तो क्या लिखूंगा मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला फाइनल का? माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन 2R2 माइनस ऑफ माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन 2R1। हाँ जी, क्या कॉमन आ जाएगा? जी एम ई स्मॉल एम अपॉन 2 कॉमन, क्या बचेगा? 1/R1 माइनस 1/R2। ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। ठीक है, एक बार ये एग्जाम में ये फॉर्मूला ही पूछ लिया था, ये फॉर्मूला R1 से R2, ये फॉर्मूला पूछ लिया था। व्हाट इज R1 R2? रेडियस बोल दो या डिस्टेंस बोल दो, डिस्टेंस कहां से, बस ये क्लियर होना चाहिए। बट मैं शुरू से समझाता आ रहा हूँ, ये आर का नाम क्या है, अब तो मेरे दिमाग में बैठ गया होगा। क्लियर है? सर्कुलर ऑर्बिट के लिए ये डिस्टेंस किस नाम से जानी जा सकती है? लेकिन इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये सिर्फ रेडियस ही है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में रेडियस, सॉरी इलिप्टिकल ऑर्बिट में डिस्टेंस ही है, रेडियस नाम की चीज इलिप्टिकल ऑर्बिट में नहीं होती। क्लियर है? आगे बढ़े, करा दो क्वेश्चन इस पर, थोड़ी कंप्लीट। क्योंकि बेटा उसके पास में पोटेंशियल भी है और काइनेटिक भी है, और जब हम इसको दूर लेके जा रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं, वो उसको जो हमने एनर्जी दी है वो वाली होगी, एड, हाँ एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो एक्स्ट्रा हम जो उसको एनर्जी देंगे वो किस फॉर्म में देंगे? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देंगे। तो एक्स्ट्रा कितनी दी मतलब क्या हुआ? रिक्वायर्ड एनर्जी होगा। ठीक है, आज किसको कुछ पूछना है? नहीं, यहां तक हमारा ऑर्बिटल ये सैटेलाइट मोशन खत्म है। अब इसके साथ में दो चीजें और आती है, एक आता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और एक आएगा वेटलेसनेस। ये दोनों आपने मॉड्यूल में दे रखे, एक बार निकाल लो। मैं लिखूंगा पर लिखने नहीं दूंगा। ठीक है, मॉड्यूल ओपन करो, और जब आप लिखना चाहो तो मेरे साथ साथ लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, पेज नंबर 203। बस ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि
सैटेलाइट किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा ये डिसाइड कौन करेगा? काइनेटिक नहीं करेगा। देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जैसा इसका नाम है बिल्कुल वैसा ही काम है। ये अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या रहता है? स्टेशनरी रहता है। अर्थ क्या अपने एक्सिस में रिवॉल्व करती है क्या? तो अब देखो इसका काम क्या है, जियो स्टेशनरी का काम क्या है? ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये कम्युनिकेट करने में काम में आता है ना, टेलीकम्युनिकेशन काम में आता है। जैसे मान लो हमें इंडिया के आसपास या इंडिया का हमें चीजें चाहिए कि भाई यहाँ की फोटो हम वहां भेजे या वहां की फोटो यहाँ से लेके आ जाए, ठीक है। और ऐसा रहे कि एट ए टाइम इंडिया हमारे सामने ही नजर आए, इंडिया हमारे सामने ही नजर आए। तो हम ऐसा सैटेलाइट बनाएंगे जो बिल्कुल इंडिया के ऊपर रहे, और अगर अर्थ घूम रही है तो वो भी बिल्कुल साथ साथ घूमता रहे। हर बार सैटेलाइट के सामने कौन नजर आएगा? इंडिया ही नजर आएगा। तो इस टाइप के सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये कब हो पाएगा? जब वो सैटेलाइट अर्थ के साथ साथ रिवॉल्व करे, मतलब ओमेगा क्या होना चाहिए? और तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड बताओ क्या होगा? 24 आवर्स हो गया। क्लियर है? अच्छा अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इसका जो ऑर्बिट होगा, ऑर्बिटल होगा इसका प्लेन, वो कैसा प्लेन होगा? इक्विटोरियल प्लेन होगा। जो ऑर्बिटल प्लेन होगा वो कैसा होगा? इक्विटोरियल प्लेन होगा। दूसरी बात, ओमेगा और टाइम पीरियड किसके सेम होगा? सेम एज अर्थ। मतलब कि टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 24 आवर्स। ठीक है। अच्छा, तीसरा, अर्थ रोटेट जो करता अपने एक्सिस पर, कहां से कहां रोटेट करता है? वेस्ट टू ईस्ट, है ना। इसका मतलब ये सैटेलाइट को भी हम रोटेट करेंगे, कैसे रोटेट कराएंगे? इसके रोटेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन होगी रोटेशन की। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कितनी हाइट पर सैटेलाइट को लेके जाना पड़ेगा, ये डिसाइड हम 24 आवर्स से करवाते हैं। कैसे? हमें इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा था 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच की पावर 3 अपॉन जी एम ई। हमें सब मालूम है एच छोड़ के। टी कितना है? 24 आवर्स। जी जानते हैं, मास ऑफ अर्थ जानते हैं, आर ई जानते हैं, एच निकल के आ जाएगा। जब एच निकल के आएगा तो ये आएगा 36,000 किलोमीटर, अप्रोक्स बोल सकता हूं 6 आर ई। ये हाइट है ना। और ऑर्बिटल जो रेडियस होती है वो कहां से होती है? सेंटर से। तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसमें से 6400 ऐड कर देंगे, 42400 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 7 आर ई। कुछ भी पूछ सकता है, 6 आर भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, 7 आर भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। अप्रोक्सीमेट। क्लियर है? एग्जैक्टली तो इक्वल नहीं है, इसलिए अप्रोक्सीमेट लगाया। ये क्या मिल रही है हमें? हाइट। कहां से निकाला हमने? टाइम पीरियड से। क्लियर है? अच्छा, अगर मुझे इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है तो वो भी निकाल सकता हूँ। मेरे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है ना? अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर। आर के लिए आर ई प्लस एस, उसको सॉल्व करो कितना आएगा? ये लिख देता हूँ फॉर्मूला, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। एच हमें मिल चुका है, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। देखो दो सैटेलाइट हो गए हमारे पास में, दो। नियर अर्थ सरफेस, जियो स्टेशनरी। नियर अर्थ सरफेस सैटेलाइट की वेलोसिटी 8, टाइम पीरियड 84.6 मिनट। ठीक है। अब आ जाओ जियो स्टेशनरी की। जियो स्टेशनरी की वेलोसिटी 3.1, कम हुई कि नहीं हुई? और इसका टाइम पीरियड 24 आवर्स। क्लियर है? और तुम बताओ टाइम पीरियड बढ़ा कि कम हुआ? क्योंकि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। ठीक है। यूजेस क्या है इसके? जो मेनली यूजेस है उसके, वो है टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है। अच्छा, इसकी जो ऑर्बिट होती है, उस ऑर्बिट का एक नाम दिया जाता है पार्किंग ऑर्बिट। जैसे पार्क, अगर हम गाड़ी पार्क करते मतलब गाड़ी को वहां क्या कर देते हैं? स्टेशनरी कर देते ना। बिल्कुल ये अर्थ के रेस्पेक्ट में कैसा होगा? स्टेशनरी होगा, हर बार ऐसे ही नजर आएगा। तो एक तरह से क्या हो गया, उसने अपने हमने सैटेलाइट को क्या कर दिया? वहां पे पार्क कर दिया हमारे रेस्पेक्ट में। ठीक है। यहाँ सबको समझ आ चुका है? ये क्लियर है सभी को? आगे बढ़े अब इसको। ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के कुछ पॉइंट हो गए जो आपको दिमाग में
रखने हैं। अब मॉड्यूल निकालो, पेज नंबर 203 पर ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हाँ, अब पोलर बताता हूँ। पोलर में आपको क्या क्या चीज याद रखनी है उसको देख लो आप। पेज नंबर 203। ये जियो से सैटेलाइट के बारे में जो मैंने लिखा वो बिल्कुल एज इट इज है, और इसको पॉइंट वाइज लिख दिया ताकि आपको याद रहेगा। ठीक। अब आ जाओ पोलर सैटेलाइट में। इसमें हम पढ़ना चालू करते हैं, अंडरलाइन कर लेना जो मैं बोलूंगा। पहले तो मतलब जो पोल्स होते हैं वो इक्वेटर से किस लैटिट्यूड पे होते हैं, सभी को याद है। अब मैं इसको पढ़ना चालू करता हूँ, जहां बोलूँ अंडरलाइन कर लेना। इट इज दैट सैटेलाइट विच रिवॉल्व इन पोलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ। ये कोई नई चीज है क्या? नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसके अराउंड घूम रहा होगा, पोल के अराउंड ही घूम रहा होगा ना। ठीक है, आगे क्या है? अ पोलर ऑर्बिट इज वन हुज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द इक्वेटोरियल प्लेन इज ऑफ अर्थ इज 90 डिग्री। ये भी जानते हम 90 डिग्री पे होगा, क्योंकि वो इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जाएंगे कितना एंगल कवर करना पड़ता है? 90 डिग्री। And a satellite in polar orbit will pass over both the north and south geographic poles once per revolution। ये तो सिंपल सी बात है, एक रिवॉल्यूशन में वो दोनों पोल को कितनी बार क्रॉस करेगा। ये कौन सा कंसेप्चुअल की बात हुई? ये तो समझ में आ रहा है। तो अगर कोई सर्कुलर मोशन करता है तो किसी पॉइंट को एक सर्कल में कितनी बार, एक बार ही तो करेगा। हाँ, अगर वो लाइन पे करता तो 2 बार आता यार। ऐसे अग्रेसिव में करता तो कितनी बार आता? 2 बार, वो भी एक्सट्रीम पोजीशन को छोड़कर। ठीक है, अगर सर्कुलर पाथ पे है तो कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या कह रखा है? इट्स टाइम पे, ये अंडरलाइन करेना, इट्स टाइम पे इज 100 मिनट। आज तक नहीं पूछा है, ठीक है, आगे भी नहीं पूछे, अंडरलाइन कर लेना, कभी किस्मत खराब हुई तो पूछ ले। ठीक। अच्छा, उसके बाद का एंड हाइट इज बिटवीन 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर। इसको भी अंडरलाइन कर लो, आज तक नहीं पूछा है। हाँ, लेकिन अब जो अंडरलाइन करना वो बहुत जरूरी है, यूजेज, है ना। ये पोलर सैटेलाइट के जो यूजेज होते हैं वो एटमॉस्फेरिक डेटा इंफॉर्मेशन के लिए यूज किए जाते हैं। टेली कम्युनिकेशन के लिए कौन सा, और ये एटमॉस्फेरिक इंफॉर्मेशन के लिए कौन सा? अब देखो क्वेश्चन कैसे बात करता है, ध्यान से सुनना, बोर्ड पर देखो। आपसे कहा है कि एक सैटेलाइट है जिसकी ऑर्बिटल स्पीड कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्पीड की हाफ है, तो बताओ उसका टाइम पीरियड क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया, समझ में आया? उसने एक सैटेलाइट के बारे में तो बताया, क्या बताया? कि भाई एक सैटेलाइट है जो उसकी स्पीड कम्युनिकेशन सैटेलाइट की स्पीड का क्या है, हाफ है, तो बताओ उसका टाइम पीरियड क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन तो तब है जब हमें मालूम हो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा होता है, कौन सा होता है, और उसका टाइम पीरियड भी पता है 24 आवर्स, और उसकी स्पीड भी पता है 3.1, या उसका फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं। समझ में आया आपको? मैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता हूं जहां पर दूसरा सैटेलाइट के जो कंपैरिजन होगा उसके बारे में सिर्फ क्या बताऊंगा, नाम। क्या नाम बताएंगे? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मतलब क्या होगा, उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स। क्लियर है? फिर नेक्स्ट देखो इसमें फेटलेसनेस। ये इसका जो यूजेज है ना, पोलर सैटेलाइट आर कंप्लॉयड, ये अंडरलाइन कर लेना, ये पूरा आपको मालूम होना चाहिए। वेटलेसनेस को भी क्वेश्चन कराने के बाद लिखा दूंगा मैं, है ना। पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये सबने लिख लिया क्या यहाँ तक?
एक मिनट तो फिर आपको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, रूट नहीं बनेगा ना। क्वेश्चन करने से हमने स्टार्ट कर दी। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। आंसर 6 भी आ गया। यहाँ रिलेशन क्या लगाएंगे, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर। देखो ये एक ही ऐसा कुछ टॉपिक है जहाँ इलिप्टिकल और इसमें रिलेशन अलग अलग आता है ना। देखो इलिप्टिकल में क्या आता था, रिलेशन v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, लेकिन वो एक ही ऑर्बिट का था। यहाँ रिलेशन क्या था, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट r। इसका मतलब यहाँ r अलग अलग है तो ऑर्बिट भी अलग अलग मिलेगा। ठीक। अच्छा, अब आपको क्या काम करना है, आपके पास दो रिलेशन है, ये रखो, सॉल्व करो आंसर। जब 3v था तो रेडियस क्या थी, 4r। जब मुझे स्पीड मुझे निकालनी है किस रेडियस पे, r रेडियस पे, तो उसको सॉल्व कर लो।
कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6v, आंसर। इसका एक और मेथड भी है जो मैंने आपको बता रखा है, डायरेक्ट वाला, वो याद है सभी को, ट्राई कर सकते हैं। रेडियस कितने टाइम्स हो गई, 1/4 हो गई। अगर रेडियस 1/4 हो जाए तो स्पीड 2 टाइम्स हो जाएगी। अगर रेडियस 1/4 हो जाए तो स्पीड 2 टाइम्स हो जाएगी। पहले कितनी थी, 3v, अब कितनी हो जाएगी, 6v। ये डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज अपने पास में ये मेथड तो है ही डिवाइड करने वाला। हाँ जी, सेकंड कंप्लीट। ऑर्बिटल स्पीड का रेशो पूछा है। ऑर्बिटल स्पीड का आर के साथ में रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर, है ना। रेडियस का रिलेशन क्या, 1/4। तो स्पीड का रिलेशन क्या आ जाएगा, v1/v2 इक्वल टू 2/1। इस उसमें आया कि नहीं आया, v1/v2 इक्वल टू अंडर रूट r2/r1, 4r अपॉन r, 2/1। सेकंड, टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, सो t1/t2 इज इक्वल टू r1/r2 की पावर 3/2, मतलब कि r अपॉन 4r की पावर 3/2, 1/8, 1/8। एंड थर्ड, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट रहेगी ना इसमें। एरियल वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप, हाँ, da/dt जो होता है उसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, 1/2 r/v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/v। v को क्या ले सकता हूँ, 1/√r, 1/√r। सॉल्व करोगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r। अब तो सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। तो da/dt फॉर 1 अपॉन da/dt फॉर 2 इज इक्वल टू √r1/r2, √r अपॉन 4r, 1/2। आ गया सभी का आंसर यही। v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2। हाँ हाँ,
V1 R1 इक्वल टू V2 R2 वो इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए, एक ही ऑर्बिट के लिए। यहाँ सर्कुलर ऑर्बिट है और ऑर्बिट चेंज हो रहा है। मैं वही चीज समझा रहा था, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये सिर्फ और सिर्फ कब एप्लीकेबल है? जब इलिप्टिकल ऑर्बिट है, वो भी एक ऑर्बिट है। ये एक ही ऑर्बिट में R चेंज हो रहा है, उसके लिए V का रिलेशन है। और वो ऑर्बिट कौन सा होगा? इलिप्टिकल ऑर्बिट। अगर हम सर्कुलर ऑर्बिट ले लेंगे तो एक ही ऑर्बिट में R की वैल्यू चेंज, तो ये लगेगा ही नहीं उसमें। सर्कुलर ऑर्बिट में अगर हमको आर के साथ रिलेशन निकालना, तो आर चेंज करने के लिए ऑर्बिट भी क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ वो भी कर सकते हो। हाँ सेम 2πr/v भी करोगे तब भी आ जाएगा सेम। हाँ वो उससे भी कर सकते हो, बिल्कुल। जिस भी तरीके से सॉल्व करो, बस आंसर यही कर लेना, आंसर यही मैच करना चाहिए। एरियल वेलोसिटी के लिए हमने कितने तीन तीन तो फॉर्मूले लिख रखे थे, किसी से सॉल्व करो। और πr² से करो, उससे भी सेम आंसर आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट 3 आवर्स। ये क्वेश्चन सेम टू सेम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को अगर हम 1/4 कर दें तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, या नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? तो आया था 365/8 आया था। सिमिलर क्वेश्चन है, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट एक्स इज 1/4। तो पहले तो आप इसका रिलेशन लिख लो, T² इज प्रोपोर्शनल टू R³। सो T इज प्रोपोर्शनल टू R⁻³ अब तो बहुत सिंपल हो जाएगा ये। हम डिस्टेंस को या रेडियस को कितने टाइम्स कर रहे हैं? 1/4। तो नया टाइम पीरियड जो होगा एक्स सैटेलाइट का, वो 1/4 की पावर कितने टाइम्स हो जाएगा? 3/2 टाइम्स हो जाएगा। किसके? कम्युनिकेशन सैटेलाइट के टाइम पीरियड का। वो कितना होता है? 24 आवर्स। सॉल्व करोगे तो 24/8 आवर्स मतलब कि 3 आवर्स मिल जाएगा। एस्केप वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बताया जाए तो कहां से मानते हैं? बहुत बढ़िया।
डन सभी। हाँ जी, नेक्स्ट सॉल्व किया क्या? कितना आया? 7 आ रही आगे सभी का आंसर। तो ये क्या कह रहा है? अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग विद 1/4 ऑफ एस के वेलोसिटी, मतलब जो सैटेलाइट घूम रहा है वो अर्थ पर जो सरफेस पर एस के वेलोसिटी होता है उसका 1/4 है। अगर फॉर्मूला हमें मालूम है तो ये क्या कहना चाह रहा है? वी नॉट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वी ई ऑन सरफेस। ठीक है, अच्छा अब इसको आप सॉल्व कर लें। वी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, ऐसा लिख सकता हूं, इक्वल टू 1/4 ऑफ अंडर रूट 2 GME अपॉन आर ई। क्लियर है? एक बार फिर से चेक कर लेना क्या आंसर आ रहा है। ये 4 अगर अंदर जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? 16 अंडर रूट 2 GME अपॉन 16 RE। ये 2 से 16 कैंसिल 8 टाइम्स। अब इसको कंपैरिजन कर लो तो ये कैंसिल इससे, आर ई प्लस एच इज इक्वल टू 8 RE, सो एच इज इक्वल टू 7 RE। आंसर ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट 2 RE, निकाल सकते हो दोनों की वैल्यू। हाँ, टोटल एनर्जी क्या फॉर्मूला? -GME स्मॉल m अपॉन 2 r। स्मॉल r कहाँ से मेजर करते हैं? सेंटर से। दिस इज इक्वल टू, क्या गया, 2 टाइम्स, सॉरी, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट 2 RE -GME स्मॉल m अपॉन, यहाँ क्या लिखा जाएगा? 2 RE या 3 RE? 3 RE। अब इसको सॉल्व कर लो, आपको सारी हाइट मिल जाएगी। हाँ जी, 2 r स्मॉल r इक्वल टू क्या मिलेगा? 3 RE/2। और स्मॉल r क्या होता है? RE प्लस एच, 3 RE/2, सो एच इज इक्वल टू RE/2। ये आंसर आएगा।
हाँ, तुम्हारी हाइट है। और हाँ, बिल्कुल। हाँ जी। सैटेलाइट का मास गिवन है, स्पीड गिवन है, और आपसे एनर्जी पूछी है। काइनेटिक एनर्जी निकालना तो बहुत ईजी, इसका फॉर्मूला तो राइट है ही तो। हाफ एम वी स्क्वायर, कितना आएगा? 8 × 10⁶ जूल, ये आ जाएगा। और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का माइनस साइन क्या होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब -8 × 10⁶ जूल। और पोटेंशियल एनर्जी होता है वो उसका डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या आ जाएगा? -16 × 10⁶ जूल। यही आंसर है सभी के।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। A satellite is revolving around a planet with uniform orbital speed under a central force. Find relation between time period and radius of orbit r if central force is proportional to r raised to power n. कैसे सॉल्व करें? पहला स्टेप क्या होगा? सेंटीमीटर फोर्स निकाल, ये सेंटीमीटर फोर्स ही बनेगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सेंटीमीटर फोर्स जो मिल रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n। अरे यही तो आएगा। अब सेंटीमीटर फोर्स की जगह मैं क्या लिखूं? mv² लिखूं या m⍵² लिखूं? अगर यहाँ पर t और r के बीच में रिलेशन नहीं पूछ के v और r के बीच में रिलेशन पूछता तो मैं mv² लिख देता और v निकाल लेता। यहाँ किसका रिलेशन पूछा है? टाइम पीरियड का। तो पहले हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? ओमेगा, कि ओमेगा का इनवर्स रिलेशन क्या बन जाएगा? टाइम पीरियड। तो इस एफसीपी की क्या लिख दूंगा मैं? m⍵² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n। m इस कांस्टेंट के साथ में चला जाएगा तो ω² इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n डिवाइड बाय r। सो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n, ये जाएगा ऊपर -1, ये पावर 2 थी। आंसर। ये बात समझ में है कि नहीं? आगे इसमें क्लियर है? लेकिन ये ओमेगा है, टाइम पीरियड नहीं है। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ω। इसकी पावर उल्टी कर दें, 2 ऊपर n/1 नीचे है। हाँ, माइनस लगाना पड़ेगा, r टू द पावर 1 - n/2। मेरे को लगता है वापस से पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। पास कर दिया क्या? t इज प्रोपोर्शनल टू 1/ω इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर n-1/2। ये जब पावर ऊपर जाती है तो ये उल्टी नहीं हो जाती है, माइनस लग जाता है। t इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर -n-1/2 प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 1 - n/2। किसी कुछ पूछना है? अच्छा तो ये क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? जो आपको सेंट्रल फोर्स दिया था उसको किसके बराबर करना है? सेंटीमीटर फोर्स के। और सेंटीमीटर फोर्स के लिए या तो आप m⍵² रख सकते हो या फिर क्या रख सकते हो? mv²/r। ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको पूछा क्या है। अगर यहाँ लीनियर स्पीड का रिलेशन रेडियस के साथ में पूछा होता तो हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे mv²/r लिखते। यहाँ टाइम पीरियड का रिलेशन पूछा इसलिए हमने इसकी जगह क्या लिखा है? m⍵²r। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन ये रहा, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो एफ सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n। ऐसा लिख सकता हूं। ये सेंट्रल फोर्स है, ये क्या प्रोवाइड करवा रहा है? सेंटीमीटर फोर्स। अब इसकी जगह फिर से क्या रख देना? m⍵²r इज प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर n। ये क्या आ जाएगा? ω² इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर n+1। ये आएगा ना? ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर n+1/2। हाँ, चाहो तो उसको हम टाइम पर लिख सकते हैं 1/t, है ना? तो t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n+1/2। ये आ जाना चाहिए सबका आंसर। ये आ गया। एक और मेथड इसका चेक करने का। हाँ, वेलोसिटी निकल के भी है मेरे पास। इसका एक और मेथड है। आपको कोई ऐसा टाइम पीरियड और r के बीच में रिलेशन पता है क्या? कौन सा पता है? t² इज प्रोपोर्शनल टू, मालूम है आपको? t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। मतलब t इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 3/2। और ये कब? जब फोर्स जो है वो 1/r² है। क्लियर है ना? देखो बाकी तो ये मेथड है ही, ये दिमाग में आ ही जाएगा, सॉल्व कर ही लोगे। लेकिन मैं इसके छोटे से शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, अगर दिमाग में है तो यूज कर लेना। यहाँ f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² है तो t की पावर, t इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर कितना आएगा? 3/2। थोड़ा सा इस क्वेश्चन से कंपैरिजन करते हैं, इस वाले क्वेश्चन से। यहाँ पर जो फोर्स है वो r की पावर n के प्रोपोर्शनल है। यहाँ जो फोर्स दे रखा है वो क्या दे रखा है? सेंट्रल फोर्स जो दे रखा है वो r की पावर n के प्रोपोर्शनल है। और हमारा फोर्स क्या है? f इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर -2। मतलब इस क्वेश्चन में
अगर मैं n की वैल्यू -2 रख दूं तो टी आर के साथ में क्या रिलेशन आना चाहिए? 3/2। ये बात समझ में है कि नहीं? अरे इस क्वेश्चन में अगर मैं n की जगह -2 रख दूं तो अपना ही तो फॉर्मूला बन जाएगा। और अपने फॉर्मूले में टाइम पीरियड का आर के साथ रिलेशन क्या होता है? 3/2 के प्रोपोर्शनल। अब देखो चारों ऑप्शन में आपको क्या काम करना है, चारों ऑप्शन में आपको n की जगह क्या रखना है? -2, क्योंकि मुझे -2 के लिए t का रिलेशन r का डायरेक्टली पता है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ऑप्शन में मैं n की जगह -2 रख दूं तो r की पावर कितनी आनी चाहिए? 3/2। चार ऑप्शन रख के चेक कर लेना। ऐसे मैं डायरेक्ट आंसर में रख के चेक कर रहा हूं। यहाँ पर n की वैल्यू -2 रखो, आ गया 3/2। ये इस क्वेश्चन के लिए था। अब इस क्वेश्चन के लिए बात करूंगा तो बताना n की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी। ये फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर n है, तो n की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? रखो इसमें n की वैल्यू 2, 3/2। आ गया आंसर। क्लियर है? ये टेक्निक है, आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, इसमें आपको कोई भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये टेक्निक कभी फेल भी हो सकती है, जब दो ऑप्शन में आंसर मैच कर जाए तब फेल हो जाएगी। ठीक है, पर हाँ जनरली तो आज तक फेल हुई नहीं, क्योंकि ऐसा ऑप्शन बनाया नहीं किसी ने। इसमें चारों में से दो ऑप्शन मैच कर जाए। ठीक है, कोशिश कर लेना एक बार कि हम इसको डायरेक्टली भी कर पाए इस तरीके से। सबको ये तरीका बेहतर समझ में आया? सेम टू सेम क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, पर अब इक्वल टू के साथ है। हाँ वो कर सकते बिल्कुल। हाँ बिल्कुल एंड के टर्म्स में लेना। किसको? ये वाला? ये मैंने ट्रिक बताई है कि मेरे को इतने बड़े मेथड से करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में चार ऑप्शन दे रखे हो ना, तो हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं कि एक ऐसा फोर्स जिसके लिए मुझे टी पता है, ये वो फोर्स है जिसके लिए मुझे टी मालूम है। तो ये कब आएगा? जब एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की आर मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो, तब टी इज प्रोपोर्शनल टू क्या आर की पावर 3/2। मतलब यहाँ आर की पावर अगर -2 है तो यहाँ टी इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर कितना मिलेगा? 3/2। तो मैं इसमें से कंपैरिजन कर रहा हूँ कि ये एन फॉर्म में, मेरे पास टू फॉर्म में आंसर है। तो ये एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन है। हाँ, तो मैंने एन को क्या मान लिया? -2। तो मुझे टी और आर में रिलेशन डायरेक्टली पता है, 3/2 की प्रोपोर्शन आएगा। तो चारों ऑप्शन में एन की जगह जो ऑप्शन था उसमें एन की जगह क्या पुट कर दूंगा? -2। चेक करके देख लेना, जहां आर की ओर 3/2 आ रहा वो ऑप्शन अपना करेक्ट है। हाँ वैसे भी कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, वी निकाल लेना, वी निकाल के 2 पाई बाई आर बाई वी कर लेना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हाँ जी, हो गया क्या? कैसे सॉल्व करें? इस फोर्स को किसके बराबर लिख दें? बी और आर में रिलेशन निकालना है।
F इक्वल टू माइनस के बाई आर, यही फोर्स क्या प्रोवाइड करवाएगा, mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू माइनस के बाई आर, आर से आर कैंसिल, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 0, आर पे डिपेंड नहीं करेगा। और ओमेगा और आर में रिलेशन निकालना है तो क्या निकाल सकते हैं हम, क्या आएगा रिलेशन, क्या आएगा, आर की पावर, देखो या तो आप यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख लो, या फिर एक और तरीका है, वेलोसिटी आपको क्या मिल रही है, कांस्टेंट मिल रही है, तो मैं v की जगह क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा आर लिख सकता हूँ इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 0, या इसको डायरेक्टली 1 लिख दूं यहाँ पे, तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, खत्म। थर्ड टी एंड आर, ये तो और भी सिंपल है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। लास्ट काइनेटिक एनर्जी एंड आर, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, और वी तो खुद क्या है, आर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी आर पे डिपेंड। बट ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया, सैंपल दिया मैंने क्वेश्चन का, है ना। आप उस क्वेश्चन में चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, आप चाहो तो होमवर्क के तौर पे ले लेना, ठीक है। सुनो, मैंने इसमें क्या और चीजें नहीं पूछी, क्यों, फिर क्या इंटीग्रेशन करना पड़ता है, 1/r का इंटीग्रेशन लॉग आता है, तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन दूंगा जिसमें लॉग नहीं आएगा, वो आपको सॉल्व करना है, कर सकेंगे, है ना। इसकी जगह आर क्यूब कर देना, आर क्यूब, आर स्क्वायर का तो हम सभी जानते हैं, अगर क्वेश्चन में ये आर स्क्वायर आ जाए ना तो सॉल्व करने मत बैठना, अगर क्वेश्चन में के बाई आर स्क्वायर आ जाए तो सॉल्व करने मत बैठना, क्योंकि हम सारे फॉर्मूले जानते हैं, है ना। के एक्चुअल में क्या हो जाएगा, जी एम ई स्मॉल एम, अरे नहीं समझ आया, हमारा पास फॉर्मूला कौन सा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला, माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, और क्वेश्चन में दिया माइनस के बाई आर स्क्वायर, तो के हमारे लिए क्या बन गया, जी एम ई स्मॉल एम, बाकी तो सारे फॉर्मूले हम जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस के बाई आर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के बाई 2r, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के, सॉरी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस के बाई 2r, है ना। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, क्लियर है कि नहीं। अच्छा यहाँ आगे मैं पूछता एंगुलर मोमेंटम बताओ, एंगुलर मोमेंटम नहीं, आर के साथ रिलेशन, आर के साथ रिलेशन, एंगुलर मोमेंटम का आर के साथ रिलेशन, क्यों नहीं आएगा, डायरेक्टली आएगा, एक ऑर्बिट में तो सब कांस्टेंट रहता है, ये जब हम रिलेशन आर के साथ चेक करें इसका मतलब ऑर्बिट क्या हो रहा है, तो सारी चीज चेंज होगी, क्या एमवीआर चेंज नहीं होगा, अलग अलग ऑर्बिट के लिए सेम रहेगा, एमवीआर अलग अलग ऑर्बिट के लिए सेम रहेगा या अलग अलग आएगा, ऑब्वियसली अलग अलग आएगा, क्योंकि वी अलग अलग होगा, आर अलग अलग होगा, क्लियर है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए फाइंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन आर के साथ बताना, तो बता सकता हूं क्या मैं, वी तो क्या हुआ कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा। लो फिर एक और लो, अगर आपसे पूछा फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ क्या, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालूंगा, ये जो फोर्स है सेंट्रल फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए, अब कंजर्वेटिव फोर्स है तो मेरे पास पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है du इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, और उस एफ में हम सॉरी उस एफ के अंदर इस फोर्स को विथ साइन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं इसमें नहीं पूछ रहा क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल केस है, लेकिन ये फेमस है ये, क्योंकि इसमें आर से आर कैंसिल हो जाता है वेलोसिटी केस में, क्वेश्चन पूछा गया था ये कि वेलोसिटी का आर के साथ में क्या रिलेशन है, और चार ऑप्शन में से आर के पावर 1, आर के पावर 2, आर के पावर 0 इस फॉर्म में था, तो आर के पावर 0 वाला आंसर करेक्ट था, जैसे हमने अभी सॉल्व किया इसको। अब आपको क्या काम करना, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आर क्यूब कर देना, क्या कर देना, आर क्यूब। अब फाइंड क्या क्या करोगे आप, ये चार तो फाइंड करना ही है, साथ में दो चीज और फाइंड कर देना, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, कर सकते हैं, कर लेंगे। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करोगे, इंटीग्रेशन करके, है ना, और टोटल एनर्जी कैसे फाइंड करोगे, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, कर लेंगे, अरे कर लोगे कि नहीं, कंफर्म, ट्राई करना, नहीं होता तो मेरे से फिर पूछ लेना, क्वेश्चन में सिर्फ क्या कर रहा हूं मैं, माइनस के बाई आर क्यूब कर रहा हूं, और आपको इन चारों के साथ साथ दो चीज और निकाल देना, पोटेंशियल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसके इंटीग्रेशन से मिलेगा और मैकेनिकल एनर्जी दोनों के सम से मिल जाएगा, कर सकते हैं।
मैं मान के चलूं कि आप लोग कर लोगे, और नहीं हो तो मैं अगली क्लास में फिर पूछ लेना, मैं बता दूंगा। हाँ जी, लास्ट के 2 क्वेश्चन आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा देना, नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन है ये। Find required energy to shift a satellite of mass m from orbit of radius 2 re to 3 re। अरे ये तो बहुत सिंपल है, क्या था आंसर? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ये तो आएगा। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। देखो यहाँ पर ये गलती क्या होती है, हमारी हैबिट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिखने की, तो हम जल्दबाजी में चेंज इन पोटेंशियल लिख के सॉल्व करके आ जाते हैं। कई बार हम क्या लिख देते हैं, हम इसको कैसे लेके जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के तो लेके जाएंगे। कई बार हम क्या लिखते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो भी गलत है। डिसाइड कौन करेगा कि कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में जाना है, तो आपको क्या करना है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अब तो सॉल्व कर सकता हूं मैं, फाइनल माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल का फॉर्मूला माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन 2 इंटू रेडियस, है ना। रेडियस, फाइनल की रेडियस कितनी है, 3 re की 4 re? 3, इसमें आर मत जोड़ देना क्योंकि ये रेडियस ही दे रखी है। अगर हाइट दी होती तो यहाँ तो 3 re आएगा, माइनस ऑफ माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन 2 इंटू 2 re। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक बता दो क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, हम 2 लिखना भूल जाएंगे, हम 2 लिखना भूल जाते हैं जल्दबाजी में, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना, मैकेनिकल से आता है जिसमें 2 हमेशा मिलेगा आपको। अब इसमें से कॉमन लो, सॉल्व करो, आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ रहा है क्या, जी एम ई स्मॉल एम अपॉन 12 re, ये आ रहा है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी एम जी आर ई बाय 12। आंसर लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं 1 मिनट दे रहा हूं, आराम से सोच समझ के और फिर आंसर बताना। लास्ट वाले में एल्टीट्यूड हमेशा सरफेस हाइट एक तरफ से, एल्टीट्यूड कुछ नहीं, हाइट को एल्टीट्यूड बोलते हैं, सरफेस से लेना। और ऑब्वियस बात है हम लॉन्च कर रहे हैं सरफेस, हाँ सरफेस से लॉन्च करेंगे हम। हाँ जी बताइए आंसर, 3 बाई, बहुत बढ़िया। पहले तो ये बताइए, इसमें लॉन्च करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी कैसे डिसाइड करेंगे हम, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ये जरूर याद रख लेना। सरफेस पे जितनी एनर्जी है उससे मैं उसको कहाँ लेके जाना है, ऊपर, किस एल्टीट्यूड पे, आर ई एल्टीट्यूड, उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 2 re। मैंने आपको बताया भी था किस ऑर्बिट में भेजना ये कौन डिसाइड करेगा, मैकेनिकल एनर्जी ही डिसाइड करेगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, चेंज इन, या रिक्वायर्ड एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो फाइनल में तो वो ऑर्बिट में घूम रहा है, फाइनल में तो क्या कर रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है, और जो ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी मुझे डायरेक्टली पता है कितनी होती है, माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन 2 इंटू रेडियस। रेडियस कितना होगा अगर एल्टीट्यूड आ रही है,
और ये हो जाएगा। ये तो क्या है, फाइनल की मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि वो घूम रहा है। इनिशियली वो क्या है, रेस्ट पे है, तो इनिशियली उसके पास में काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखी जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। कितनी, -G m e_m अपॉन r e, क्योंकि सरफेस पर है, प्लस जीरो, जीरो क्यों, क्योंकि रेस्ट पे है। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको, 3/4 खत्म। हाँ जी, हाँ, तो ओमेगा स्क्वायर आएगा वो, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, 1/r, माइनस साइन तो डायरेक्शन है। जब अपन वो लिखते ना, Fg = Fcp, तब माइनस कहाँ लिखते, मैग्नीट्यूड तो लिखते अपन सिर्फ। यहाँ क्या लिखते हैं, G m1 m2 अपॉन r², कहीं माइनस लिखा था हमने, वो मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है। इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड लिखेंगे, साइन नहीं लिखेंगे, माइनस है, माइनस साइन तो अट्रैक्शन को बता रहा है यहाँ पे। हाँ जी, एनर्जी दी है ना, वो तो पूछा है, रिक्वायर्ड एनर्जी, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देंगे। ये जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही होगी। एक मिनट, हाँ समझ गए, हाँ बोलो। हम जो एनर्जी देंगे ना, उसका बेस क्या होगा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कभी नहीं होगा। अगर आप सोचो कि मैं किसी सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दूं अकॉर्डिंग टू ऑर्बिट, वो नीचे आना चाहिए, जबकि जाता कहाँ है वो, ऊपर। तो काइनेटिक एनर्जी डिसाइड नहीं करता वो किस ऑर्बिट में जाएगा, टोटल एनर्जी डिसाइड करेगा वो किसे किस ऑर्बिट में जाना है। ठीक है, लास्ट टॉपिक, वेटलेसनेस। वेटलेसनेस मतलब उसका वेट जीरो हो गया, या उसको फील जो वेट हो रहा है वो जीरो है, उसको अपरेंट वेट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है mg effective = 0। अब ये वेटलेसनेस जीरो कब होगा, जब उसका जी इफेक्टिव जीरो। पहली चीज तो क्लियर है। इसका एग्जांपल दो जी इफेक्टिव जीरो का, लिफ्ट के अंदर फ्री फॉल करते हैं, ये आता है, G - G = 0 करते हैं। दूसरा, नॉर्मल फोर्स जब जीरो, नॉर्मल फोर्स जीरो बताया, एग्जांपल दो, वो अभी बताया आपने, लिफ्ट वाला केस, फ्री फॉल। या हम हवा में अगर जंप कर जाए, अगर मैं हवा में जंप कर जाऊं तो मुझे अपना वेट कितना फील होगा, जीरो। क्यों, जमीन है ही नहीं, नॉर्मल फोर्स लगाया कौन, अरे नहीं इसमें आया। अगर हम हवा में जंप कर जाते हैं, तो जैसे हवा में आएंगे तो हम पे नॉर्मल फोर्स बताओ कितना, जीरो। तो हम पे कोई भी हमें अपना वेट फील होगा ही नहीं। हमें अपना वेट फील कब होगा, जब हमारे पैर कहाँ पे आएंगे, जमीन पे आएंगे, और हम पे कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स। तीसरा, एक्सलेशन सिर्फ और सिर्फ कौन सा लगना चाहिए, ग्रेविटी। अगर किसी बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ एक्सलेशन कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी, तब भी उसको अपना वेट फील नहीं होगा। क्यों वेट फील नहीं होगा, ध्यान से सुनना। मान लो ये बॉडी है, इस पर सिर्फ एक ही एक्सलेशन लग रहा है, जी, फ्री फॉल कर रहा है, ये फ्री फॉल करेगा तो नॉर्मल फोर्स जीरो, जी इफेक्टिव, वेटलेसनेस। एंड लास्ट, अगर उस पर सिर्फ एक्सेशन जी लग रहा है, तो उस पर फोर्स सिर्फ कौन कौन सा लग रहा होगा, ये चारों एक साथ हो रहे हैं, ये चारों एक साथ हो रहे हैं, एक एक करके नहीं हो रहे, चारों एक साथ हो रहे हैं। देखो यहाँ पे, अगर मैं किसी बॉडी को एच हाइट से रिलीज कर दूं, एच हाइट से रिलीज कर दिया, चलिए बताइए इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एम जी मतलब कि ग्रेविटेशन फोर्स, इसका एक्सेलरेशन बताओ, इस पर नॉर्मल फोर्स बताओ, इसका जी इफेक्टिव बताओ, जीरो, वेटलेसनेस कंडीशन। अब सैटेलाइट में भी यही होता है क्या, चेक करके देखें एक बार, क्या सैटेलाइट में भी यही कंडीशन आती है क्या। लॉ, ये सैटेलाइट रहा, ये अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है ऐसे। हाँ जी बताइए, इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ओ, ये कंडीशन फुलफिल हो गई कि इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताओ, एक ही तो लगेगा एक्सेलेरेशन, ड्यू टू सेंटीमीटर फोर्स, क्या आ जाएगा इसका, A = G। हाँ जी, क्या ये किसी अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में है क्या, तो नॉर्मल फोर्स बताओ,
जीरो। जी इफेक्टिव बताओ, खत्म। वेटलेसनेस कंडीशन, इसमें जो भी आदमी बैठा होगा उसको अपना वेट फील नहीं होगा। क्लियर है? हाँ, अगर उसे अपना वेट फील करना है तो क्या करना होगा, इसको अपने ही एक्सिस पर रोटेट करना पड़ेगा। अपने ही एक्सिस पर अगर रोटेट करेगा तो एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी जनरेट हो सकती है। कैसे? अगर हमें अपने एक्सिस पर रोटेट होना हो, हम अगर अपने एक्सिस पर रोटेट होते हैं तो रोटेशन के लिए टूवर्ड सेंटीमीटर फोर्स चाहिएगा। वो कौन देगा? हम ही देंगे खुद को। हमारे हर पार्टी दूसरे को कौन सा फोर्स देगा? टूवर्ड सेंटीमीटर फोर्स देगा। इसका मतलब हमें अंदर की तरफ कौन सा फोर्स फील होगा? टूवर्ड सेंटीमीटर फोर्स फील होगा। और ये जो टूवर्ड सेंटीमीटर फोर्स फील हो रहा है, यही हमें क्या चीज फील करवा देगा? ग्रेविटी, और कुछ भी नहीं। अगर हम अपने एक्सिस पर रोटेट करने लग जाएंगे, यहाँ पे ये अभी तो क्या कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। अगर अपने एक्सिस पर रोटेट करना स्टार्ट कर दे तो इसको अपनी आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी फील हो जाएगी। देखो ये हमने पढ़ा भी है जब मैंने आपको पढ़ा था ड्यू टू रोटेशन। ड्यू टू रोटेशन बताया था आपको। देखो वहां पर ग्रेविटी में चेंजेस आए थे ड्यू टू रोटेशन। क्या चेंजेस आए थे? जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो मैं एक तरफ से ऐसा कह सकता हूं कि ये क्या चीज माइनस हो रही है? ओमेगा स्क्वायर आ रही। ये रोटेशन की वजह से जो ग्रेविटी आई है वही तो माइनस हो रही है। अरे नहीं समझ में आया? ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तो है ना? और एक्सेलरेशन ग्रेविटी भी क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या है? एक्सेलरेशन तो है। अगर मान लो रोटेशन नहीं होता तो उसको कितना ग्रेविटी फील होती? जी फील होती। रोटेशन की वजह से ग्रेविटी कम हुई कि नहीं हुई? मतलब खुद के रोटेशन की वजह से ग्रेविटी में चेंजेस या नई ग्रेविटी क्रिएट हो सकती कि नहीं हो सकती? बस वही चीज बोल रहा है। एनी डाउट? क्लियर? वापस से क्वेश्चन पूछो, ध्यान से सुनना। अगर कोई सैटेलाइट घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ तो क्या उसको अपना वेट फील होगा? रीजन? ये चारों रीजन है। जी इफेक्टिव भी जीरो है, नॉर्मल फोर्स भी जीरो है, एक्सेलरेशन सिर्फ कौन सा लग रहा है? ग्रेविटी। और फोर्स भी कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसे अपना वेट फील नहीं होगा। अगर इसको अपना वेट फील करना तो क्या करना पड़ेगा? इसको अपने एक्सिस पर रोटेशन, और ऐसा नहीं कि बहुत धीरे धीरे रोटेट कर रहा, उससे कुछ भी नहीं होगा। बहुत फास्ट रोटेट करना पड़ेगा तब जाके इसको अपना वेट फील, मतलब कुछ ग्रेविटी फील कर पाएगा। क्लियर? चैप्टर क्लोज, खत्म, है ना? अब इसके कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ कि अरे टाइम तो हो गया। फोर्थ अने बेटा नहीं लूंगा लास्ट क्लास। ये कमर मना कर चुका हूँ, ये नहीं करना है और ये नहीं करना है। ठीक है, अभी कंफर्मेशन नहीं है पर मोस्टली 99% चांसेस की लास्ट क्लास नहीं लूंगा। अभी बेटा अभी कुछ कह नहीं सकते, वहाँ बात करनी पड़ेगी तब पता चलूंगा। वैसे मोस्टली छुट्टी बेटा, दो दो क्लास नहीं ले पाएंगे अभी। तुम्हारा तुम्हारा बैच बहुत आगे चल रहा है बाकी बैचेस के कंपैरिजन में, वो भी पीछे भी चल रहे हैं। तुम फास्ट फास्ट लिख लेते हो ना, कितनी अच्छी बात है ना? अच्छी बात है बेटा, इसको खराब नहीं करना एंड तक। ठीक है ना? इसे खराब जल्दी जल्दी लिखते ना, ये गंदी बात नहीं है, अच्छी बात है। इसको तुम छोड़ना मत। सर ने कहा है हम जल्दी जल्दी लिखते, कोर्स भाग रहा है, धीरे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ये काम नहीं करना। ठीक है, चलिए होमवर्क आपको समझ में आ गया क्या करना है? बिगिनर बॉक्स 4 एक्सरसाइज 1 2 3 जो भी है सब कर लेना आप। मोस्टली तो सारे क्वेश्चन दे ही चुका हूँ, कुछ एक क्वेश्चन बाकी होंगे। तो मैं मॉड्यूल आज तो डिस्कस नहीं करूंगा, कल भी डिस्कस नहीं करूंगा। मैं मंडे को डिस्कस करूंगा। मंडे को क्या डिस्कस करूंगा ये बता रहा हूँ। बिगिनर बॉक्स 4 और एक्सरसाइज 1, ये दो चीज डिस्कस करूंगा। बिगिनर बॉक्स 4 और एक्सरसाइज 1 ये कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। और कल जब भी अपनी क्लास आएगी, कल आएगी या फोर्थ क्लास आएगी, उसमें एनएलएम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और माइंड सेट करके ना, मैं एनएलएम में लिखाऊंगा बहुत कम थ्योरी, बोलूंगा सब कुछ, सारे फोर्स बोलूंगा, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, सब फोर्स के बारे में बताऊंगा, पर सिर्फ बताऊंगा, लिखाऊंगा नहीं। और क्वेश्चन हम करेंगे। हाँ बेटा टेस्ट में आएगा। हाँ, आज से, अभी से, शाम से। अभी कोई आइडिया नहीं बेटा, वही कह रहा हूँ, फोर्थ क्लास लूंगा तो रैंडम स्टार्ट, नहीं लूंगा तो नहीं स्टार्ट। देख लेंगे बेटा अभी। चलिए आज के लिए इतना